तो अब जरा मामला गांधीवादी आंदोलन का, और जब बात गांधीवाद की आती है तो फिर सबसे पहले यही समझने की जरूरत है कि आखिर इसको पढ़ना भी इसीलिए है कि ताकि प्रश्नों को लिख सके। एक होता है कि मुक्त भाव से गांधी के विचारों को जान लिए, लेकिन अंततः उन विचारों को जानने के साथ प्रश्नों को लिखने के मामला है यहाँ। इसलिए गांधीवादी आंदोलन में उनकी पृष्ठभूमि, विचारधारा, कार्य पद्धति, भारत छोड़ो आंदोलन, तो गांधीवाद पढ़ने का मतलब जरा इन बिंदुओं को पहले जानना जरूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विचारधारा, सत्याग्रह, साधन साध्य की पवित्रता, वह वर्ग, समन्वय, सर्वोदय की अवधारणा, आर्थिक सिद्धांत जिसको हम ट्रस्टीशिप कहते हैं, समझेंगे आगे, सामाजिक या शिक्षा संबंधी सिद्धांत, और फिर रणनीति या कार्य पद्धति में आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर में विश्वास, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति, नियंत्रित जन आंदोलन पर बल देना, और फिर रचनात्मक कार्य, साधारण जीवन शैली, ये कार्य पद्धति है, रणनीति है। और इस दौरान जो आंदोलन के साथ जुड़ाव रहा, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन, आंदोलन जीवी थे। क्या है, आज भी कई लोग हैं। भारत देश के अंतर्गत ही आंदोलन से लोगों ने आज़ादी पाई, और अगर अब आंदोलन नहीं होगा तो आज़ादी अक्षुण्ण कैसे रहेगी। इधर उधर की बात छोड़िए, जो है हर मुद्दे को करंट से जोड़ दे रहे हैं, है ना। लिख लिए। अब देखिए, इतिहास का मामला जब होता है तो ये खाली हम पढ़ते हैं कि एक तरफ से शुरू किया, रॉल अटैक पढ़ लिया, सहयोग आंदोलन पढ़ लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और एक दूसरे को बधाई देने लगे कि अंग्रेज भारत छोड़ दिए, चलो मुबारक हो, कोर्स खत्म हो गया। क्लास और कोर्स खत्म हो गया, लेकिन गांधीवाद की समझ पूरी नहीं हुई, और इसलिए प्रश्न को लिखने में जितनी कठिनाइयां इस चैप्टर के अंतर्गत लोगों को होती रही है ना, उतनी किसी दूसरे सेक्शन में नहीं होती। कारण ये नहीं है कि जानते नहीं है, कारण ये है कि अधूरा जानते हैं। कारण ये है कि प्रश्नों को लिखने के लिए, क्योंकि आप जिस आंदोलन को पढ़ रहे हैं
कि असहयोग आंदोलन गांधी के अचानक वापसी का एक प्रयास जो वो राष्ट्रीय विपत्ति के समान था। तो फिर ऐसे में जो स्टैंड लेना है ना, वो कहीं और से नहीं आएगा, इस पद्धति से आएगा। इसको अगर जान नहीं रहे हैं तो खाली असहयोग आंदोलन के क्रियाकलापों को रटकर आप कि आखिर सुभाष चंद्र बोस ने क्यों जो है अचानक असहयोग आंदोलन की वापसी को एक राष्ट्रीय विपत्ति कहा। जब आपके पास सवाल होते हैं गांधीवाद को लेकर कि गांधी एक तरफ जन आंदोलन पर बल देते हुए नियंत्रित जन आंदोलन के तहत जनता की शक्ति पर अंकुश भी लगाते थे, इसके बावजूद भारतीय राजनीति में वे अपनी लोकप्रियता बनाए रख सके। इस विरोधाभास की व्याख्या आप कैसे करेंगे? तो उस समय बेहोश हो जाते हैं। पढ़े थे रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान एक छोटी सी हिंसा होने पर चौरी चौरा कांड के तहत गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो रही जमकर हिंसा के बावजूद भी उन्होंने उस हिंसा के संदर्भ में खेद प्रकट करने से भी इनकार कर दिया। क्या गांधी की अहिंसा से विश्वास कम हो गया था? गांधी का हिंसा से विश्वास कम हो गया था, या उनका हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ गया था? है ना? अभी तो तुरंत जवाब आपके पास है, हाँ बढ़ गया था, नहीं नहीं घट गया था। इसलिए ये सब प्रश्न करने का तात्पर्य कि आपके पास पूरी वह आइडियोलॉजी वह स्ट्रेटजी स्पष्ट होनी चाहिए। जब बात आती है कि यदि गांधी नहीं होते तो भारत की आजादी कैसी होती, तो रोने लगते हैं बापू कि आखिर बापू ना होते तो क्या बताओ। अरे ऐसे कैसे? गांधी के रहते आजादी का तौर तरीका, गांधी के रहते भारतीय राजनीति में जिन तत्वों का आगमन है वो ये है। ना होते तो ये माइनस भी होती, कमतर होती, दूसरी धाराएं भी सामने आती। इसीलिए गांधीवाद को समझने का मतलब ये तो उदाहरण है। ये खिलाफत आंदोलन एक नितांत धार्मिक मुद्दे को राजनीति से जोड़ देना गांधी की क्या रणनीतिक भूल थी? ये तब तक इसके बारे में स्टैंड नहीं ले सकते जब तक कि इस रणनीति और कार्यपद्धति का, विचारधारा का आपके पास समझ ना हो कि क्यों गांधी बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर दिखाई पड़ते थे। वही गांधी जो पूंजीपतियों के करीबी भी, वे तमाम पूंजीपति घराने, बिड़ला, ये अपने आप में जमनालाल बजाज उनके लिए उनके परिवार के सदस्य की तरह थे। लेकिन दूसरी तरफ औद्योगिक श्रमिकों के लिए, उनके बोनस के लिए भूख हड़ताल भी करते हैं। तो एक तरफ मजदूर भी, दूसरी तरफ मालिक भी, गांधी दोनों का हाथ थामे हुए। मालिक भी चल रहा है, मजदूर भी चल रहा है, गांधी दोनों को लेकर चल रहे हैं। मजदूर भी गांधी को अपना मान रहा है, मालिक भी गांधी को अपना मान रहा है।
और अंग्रेज चाहते थे कि ये हाथ एक साथ न हो। तो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, वह स्त्री भी और पुरुष भी साथ में, बच्चे भी और बूढ़े भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, समाज की मुख्य धारा के लोग और समाज की दूरस्थ धारा के लोग, जिन्हें हम आदिवासी जनजाति कह रहे हैं। तो अपने आप में एक ऐसा सामंजस्य गांधीवाद में नजर आता है। और दुनिया के संदर्भ में अगर देखा जाए, आज अगर विश्व में किसी एक व्यक्ति पर सबसे ज्यादा शोध हो रहे होते हैं तो वह इस गांधी के ऊपर। 1930 में ही टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर देकर एक स्टोरी छापी। 1930 की बात है। और फिर 1955 में वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने कहा कि यीशु ने हमें लक्ष्य दिए हैं, यानी ईसा मसीह ने हमें लक्ष्य दिए हैं, गांधी ने उन लक्ष्य को पूरा करने का तरीका बताया है। ईसा मसीह ने लक्ष्य क्या दिया है, यानी ईसाई मिशनरीज और क्रिश्चियनिटीज के लेवल पर जिस बात की पॉपुलैरिटी उस समय अंग्रेज करते थे और देते थे, वो यही तो था कि मानव सेवा, मानव कल्याण। तो लक्ष्य तो है, उसके लिए घंटा घड़ियाल बजाने की जरूरत नहीं थी। गांधी ने उसका तरीका बताया। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, आइंस्टीन वैज्ञानिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आने वाले 400-500 वर्षों के बाद मानव जगत इस बात पर आश्चर्य करेगा कि एक हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति क्या यह था। यानी गांधी के लिए आने वाले इन 400-500 सालों के पश्चात इस व्यक्ति को लेकर लोग यह सोचेंगे कि क्या यह एक मानव था। मतलब समझिए, आइंस्टीन बात कह रहे हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना था, हवाबाजी नहीं करते थे वो। यानी जिस कार्य को अंजाम दिया है, जिस तरीके से, जिस अहिंसा साधन की पवित्रता, सर्वोदय की अवधारणा, सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा पर आधारित पद्धति, उन चीजों को लेकर आने वाले समय में लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति कोई ऐसा कर सकता है क्या। अभी तो हम अपने भारत देश के अंतर्गत रहते हुए इस बात को बहुत बखूबी जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक, जिस दौर में बुद्ध थे और आज के दौर में बुद्ध के लेकर हम बुद्ध भगवान कहने लगते हैं, जिस मध्यकाल के दौर में कबीर जिस ऊर्जा के साथ निडर होकर साहसी स्थिति में आकर वह धार्मिक प्रधानता का दौर था, और उस दौर में भी अगर कोई धर्मों के अपने आडंबर को कटघरे में खड़ा करने लगे तो बहुत बड़ी बात थी। एक औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, और वो भी वह ब्रितानी साम्राज्य जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, और उस साम्राज्य के अंतर्गत उस शासन को एक अर्धनग्न फकीर चुनौती दे डाला। कोई जनसंचार का मैकेनिज्म नहीं था कि सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान किया जा सके। इसके बावजूद उन लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ चलने के लिए प्रेरित कर देना,
निरक्षर जनता, नितांत जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव वाली मानसिकता से युक्त जनता और समाज, और उसको भी जगह देना, अपने साथ लेकर चलना। इसलिए जब बात गांधी की आती है तो हम इन पहलुओं पर विचार किए बगैर दलगत राजनीति के अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप को देखने और सोचने लगते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस गांधीवाद को, उनकी राजनीतिक भूमिका को, उनके उस क्रियाकलाप को समझने के लिए इन बिंदुओं को पहले जानना जरूरी है। यही वजह है कि जब गांधी के लिए कहा जाता है कि आखिर गांधी एक तरफ समाजशास्त्री, और ये बात स्पष्ट होती है कि जब इन्हें किसी आंकड़ों के तहत कोई लिखकर बतलाता हो कि गांधी 25% संत, 20% अर्थशास्त्री, 20% समाजशास्त्री, शेष क्या थे, तो लगेगा अभी पाई डायग्राम बनाते, जो बचेगा निकाल के बता देंगे। क्या किसी के व्यक्तित्व को परसेंटाइल में बांटा जा सकता है? यही वजह है गांधीवाद अपने आप में संपूर्ण मानव का एक वाद है, कोई क्षेत्र छूता रहा नहीं है। हिंद स्वराज पुस्तक लिखा 1909 में, पतली सी पुस्तक, प्रश्नोत्तर शैली में, और 1942 में जब उनसे इस बात को पूछा गया कि आपने उसमें जो जो विचार दिए थे क्या आज मानते हैं कि वह हैं, प्रासंगिक हैं, या लगता है कि कुछ, तो उन्होंने कहा कि उस समय जो दिए थे और आज जो आप कह रहे हैं कि प्रासंगिक है नहीं, बल्कि उनकी महत्ता और बढ़ गई है। वो विचार क्या थे वो तो पढ़ने के साथ पता चलेगा ही कि किस तरीके से उन्होंने आधुनिक मशीनीकरण के दौर की अपनी एक आलोचनात्मक टिप्पणी उसमें की थी। तो गांधी का जो मामला है, विचारों का, व्यवहार का, वह कर्म का, वो सब मिलकर गांधीवाद बनता है। तो ये बातें अगर हम कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो गांधी को लेकर कोई चमत्कार वाली चीज, यानी अगर गांधी के स्तर पर जितनी जानकारी है आपको, जानकारी तो पर्याप्त है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर के सुदामापुरी इलाके में जिस एक महान आत्मा का जन्म हुआ, उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। हाँ, पिताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस, भावुक हो गए, सुभाष चंद्र बोस ने इनको पिताजी कहा था, यानी राष्ट्रपिता का मामला कहा था। करमचंद गांधी है, माता पुतली बाई, दादा उत्तम चंद, है ना, पुत्र पत्नी। तो गांधी की 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई, बाल विवाह था इनफैक्ट। 14 वर्ष की कन्या थी कस्तूरबा, हाँ, सीनियर थी उनसे। और हाँ, 1 साल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। गांधी ने लिखा इस चीज को अपनी आत्मकथा में, उद्घाटित किया एक जगह कि क्योंकि अब शादी विवाह तो भारतीय परंपरा में बाल विवाह चलता ही था,
13-14 वर्ष ये तो फिर भी बहुत है, 8-9 वर्ष और 7 वर्ष में भी विवाह होते थे। तो गांधी ने खुद ही उस बात को स्पष्ट किया कि इन वैवाहिक संबंधों को लेकर वह कोई सचेत या सजग या उनको इस बात की कोई समझ नहीं थी। उनके लिए तो शादी विवाह का तात्पर्य था नए नए कपड़े, भोजन पकवान और रिश्तेदारों के बीच में बैठकर खेलने कूदने का मौका। और फिर इस विवाह के साथ आगे चलकर जो उनके अपनी पारिवारिक दशाएं, संतानें, 4 संतान, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और ये पारिवारिक इतिहास से व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गांधी की जो बात, जो छवि आज हम देखते हैं, ऐसा नहीं है बचपन से जन्मजात किसी तरीके की विशेष प्रतिभा और क्षमता से युक्त, क्योंकि व्यक्ति पढ़ाई से ही अनुमान लगाता है। पढ़ने में अति सामान्यकृत। पिता राजकोट के दीवान हुआ करते थे, तो शिक्षा को लेकर ये तो नहीं था कि कोई कठिनाई है। पढ़े, मैट्रिक किसी तरह पास हुए। इसका तात्पर्य कि पढ़ाई में ऐसा कहीं नहीं था कि बहुत मेधावी कहे जाए, ये आप समझिए, कहीं ऐसा नहीं है। खुद वे लिखे बताए, मतलब अपनी आत्मकथा में यही ईमानदारी की बात है कि उन्होंने अपने बारे में भी इस बात को कि मतलब गणित को लेकर बहुत असहज रहते थे। टी-सेट का पेपर दे दिया जाता था। तो पढ़ाई को लेकर ऐसा जैसे आमतौर पर एक छवि बन जाती है, या किसी की बातें सुनाई पड़ने लगती हैं कि एक बार वो पढ़ लेते थे तो जीवन भर याद रहता था, ऐसा दूर दूर तक नहीं था। और फिर जब उस दौरान पठन पाठन के साथ बात आगे बढ़ी कि आखिर उच्च शिक्षा उस समय के संदर्भ में एक सफलतम पेशा और कार्य करने के लिए डिग्री प्राप्त करना होता था, जिसको हम बैरिस्ट्री कह रहे हैं। तो फिर उसके लिए लंदन जाना पड़ा और लंदन भी गए। लंदन जाने के समय में चूंकि अब उस भूमि पर जाना, माता जी एक धार्मिक भावनाओं से युक्त वैष्णव परंपरा के साथ, तो भागवत गीता और ये सब चीज़ें परिवार में खूब मौजूद थीं। और तो उन्होंने गांधी को एक तरीके से शपथ ही दिलवाई कि जा तो रहे हो, ध्यान रखना, है ना, कि भाई जो परंपरा है हमारी, क्योंकि अब विदेश की भूमि में जाना और उस दौर के अंतर्गत जहाँ सूचना नहीं मिलनी है कि यहाँ भी परिवार है, और है ना, तो उसको लेकर उन्होंने कहा, और खान पान को लेकर जरा कि भाई थोड़ा हाँ इन सब चीज़ों से दूर रहना। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए। ये जरूर है कि शुरू से उनका रहा कि अपने चाहे शिक्षकों के साथ हो, सहपाठियों के साथ हो, आमतौर पर असत्य बोलना उनके लिए असहज होता था। तो फिर उस बात को निभाने का भी उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बल्कि पूरा निभाया। गए और फिर कोई भी है, व्यक्ति है, तो तबीयत भी खराब होगी, अस्वस्थ भी होगा, डॉक्टर के पास भी जाएगा, तो वहाँ के डॉक्टर मित्र यार सब की खान पान थोड़ा बदलिए, वैसा वाला खान पान रखिए तो ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अब आज के दौर में विदेशों में ये सुविधाएं हो सकती हैं कि इंडियन फूड्स की बात, समय के लिए ये बड़ी कठिन चुनौती थी। तो शारीरिक स्तर पर जब अस्वस्थता के शिकार भी हुए, और इसके पश्चात डॉक्टर और मित्रों आदि के कहने पर ये चीज़ कि भाई मौसम ठंडा है, ये है, तो एग का सेवन करके शुरुआत करने की बात कहा गया। तो उन्होंने जब इतना हुआ तो जरूर कि अनिच्छा के बावजूद भी, लेकिन उस एग को अंदर मुंह में डालते ही अंदर जो कुछ था लेकर बाहर आ गया। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब हमें इस प्रयोग को करने की जरूरत नहीं है। और फिर
जब बैरिस्ट्री कर लौटते हैं तो यहाँ पर उस समय तक तो माता पिता दोनों जी उनका साथ छोड़ चुके थे, यानी कि स्वर्गवास हो गया था। पढ़ाई के दौरान ही जब लंदन में थे तो माता जी का देहांत हुआ, लेकिन उन्हें खबर नहीं दी गई, इसी वजह से पढ़ाई का मामला था। आने के बाद वो चीज़ स्पष्ट हुई। आने के बाद इस बात को देखा और समझा कि चलो अब कुछ करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी अपनी शुरू से उनका थोड़ा सा जो व्यक्तित्व था, जो स्वभाव था, कहा जाता है कि बहुत शाई नेचर, शर्मीला भाव और बहुत जल्दी घुल मिल पाना नहीं, ये वाला मामला था। तो उन्होंने अपने लिए अध्यापन के कार्य को चुनना चाहा था और लंदन रिटर्न थे, एजुकेशन थी। उस समय के संदर्भ में कोई बीएड और टेट की बात थी नहीं, तो स्कूल के अंतर्गत सीधे मिलना हेडमास्टर से और फिर तत्पश्चात तो उनके लिए भी था कि अच्छा पढ़ाइए, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन जब वो पढ़ाने गए, पढ़ाए, इसके पश्चात उस समय के संदर्भ में होता था कि मास्टर भी जो है पहुंच जाते थे और देखा सुना, फिर लौट के आए और एक अध्यापक के सलाह से बातचीत करने के पश्चात गांधी को उन्होंने बोला कि मिस्टर गांधी, आप चाहें तो यहाँ तो छोड़ ही दीजिए अध्यापन का, कहीं और भी अध्यापन के बारे में न सोचिएगा। यानी असफलता, भाई जानकारी अलग चीज है, बताना एक अलग चीज। उस चीज को लेकर यानी उस क्षेत्र में सफल नहीं हुए। बैरिस्ट्री किए हुए थे तो वकालत पेशा, तो फिर वकालत का कार्य, अदालत में मुकदमा। उनकी स्थितियां ये थी कि आमतौर पर जो क्लाइंट्स आते थे मुकदमे को लेकर, तो वो जो कहा जाता था कि मुकदमे में अपने क्लाइंट का पक्ष रखने की जगह कुछ ऐसी बातें कह देते थे कि वो मामला ही उसका वीक हो जाता था, क्योंकि वो झूठ घुमा फिरा कर बात हो नहीं पाती थी। तो अब कोई क्लाइंट भी नहीं आता, मुकदमा भी कम होने लगा कि कौन अपना केस हारने के लिए वकील करता है, इस टाइप का मामला था। अब यही सब दौर है। उसी समय उनके अपने पारिवारिक परिचितों में से दादा अब्दुल्ला, उनका अपना क्रियाकलाप बिजनेस साउथ अफ्रीका में, और उनके विवाद भाई के बीच था। दादा अब्दुल्ला फर्म और उनके अपने भाई थे तैयब। तो दादा अब्दुल्ला ने कहा कि भाई हमारे कानूनी सलाहकार के रूप में इस मामले को देखने के लिए आप दक्षिण अफ्रीका चलें। गांधी को लगा कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा केस पेंडिंग है नहीं कि जो है, चलिए क्या दिक्कत है। और फिर 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका गांधी की एक प्रयोगशाला बन गई और यहां से शुरू होता है गांधी का वह प्रयोगशाला में प्रयोग करने का कार्य शुरू होता है। दक्षिण अफ्रीका गांधी की प्रयोगशाला थी, यानी वहां पर उन्होंने जिन जिन राजनीतिक हथियारों का उपयोग किया, जिन राजनीतिक विचारों को उन्होंने वहां पर लागू किया, उसी का भारत के अंतर्गत बिना किसी संकोच के, संदेह के, उसे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लागू किया। और यही वजह है कि भारत के अंतर्गत लोगों के लिए गांधी एक रहस्य थे, लेकिन उनके द्वारा अपनाए जाने वाली पद्धतियां, क्रियाकलाप
वह इसलिए रहस्य नहीं थी कि उन्होंने खुद आजमा लिया था। दरअसल देखा जाए अगर तो दक्षिण अफ्रीका कैसे और किस रूप में एक प्रयोगशाला के रूप में है। अगर दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत देखें तो ये भी ब्रिटिश उपनिवेश है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत अगर एक औपनिवेशिक शासन था तो यहां की अगर दशा में देखें तो बहुसंख्यक अश्वेत थे, नागरिकों को कोई मूल अधिकार नहीं था, रंग भेद व्याप्त था, बहुभाषा भाषी धर्म जाति के लोग मौजूद थे, अशिक्षित समाज था, और फिर भारत के अंतर्गत भी अगर देखें तो भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश है। भारत में भी अगर हम रंग रूप के आधार पर बात करें तो एशियाई व श्वेत नागरिकों को मूल अधिकार नहीं, यहां पर भी ब्रिटिश शासन सत्ता के माध्यम से रंग भेद मौजूद है। 1883 के अंतर्गत इल्बर्ट बिल विधेयक आता है जिसके तहत क्या किया जा रहा था कि आखिर भारतीयों को अंग्रेजों के मुकदमों के संदर्भ में न्यायिक निर्णय करने के अधिकार से वंचित किया जाना था। यानी उनको जब अधिकार दिया गया तो फिर लोगों ने विरोध किया और भारतीयों को उस अधिकार से वंचित कर दिया जाना, यानी इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। एक तरीके से वह रंगभेद का ही प्रमाण है। ऐसे में समाज में रंगभेद, बहुभाषा भाषी धर्म जाति की जनसंख्या भारत में भी मौजूद थी, अशिक्षित बड़ी जनसंख्या अशिक्षित थी भारत में भी। किसी भी तरीके के प्रयोग के लिए पहली स्थिति होती है कि धरातल समान रहना चाहिए, यानी एक तरीके से स्थितियां तो बराबर हों। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत गांधी ने जो कुछ भी किया इन स्थितियों परिस्थितियों सामाजिक संरचना के तहत, भारत में भी वे आकर जो कार्य कर रहे हैं वो भी यही है। 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गुजारे उन्होंने, और फिर यहां के लिए उनका वह 22वां वर्ष हो सकता था। भारत के लिए भारतीयों के संदर्भ में यह पहला होगा, लेकिन गांधी के अनुभव तो 21 वर्ष की यहां की अपनी वह राजनीतिक क्रियाकलाप, वह समाज के अंतर्गत रहकर लोगों के बीच रहकर कार्य करने की परंपरा। यही वजह है कि जब गांधी अगर इन दशाओं से विपरीत, अगर गांधी थोड़े समय के लिए अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे देश में जहां पर यह बहुलवाद नहीं होता, डाइवर्सिटी ना होती, एक धर्म जाति के लोग होते, वहां पर रंगभेद वाली दशा न होती, तो जो कुछ वहां पर रहकर वो इजाद करते उसको उसी भारत के अंतर्गत लागू नहीं कर सकते।
यही वजह है कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत पहुंच रहे हैं तो गए थे तो मुकदमे के सिलसिले में कार्य के लिए, और वहां नाटाल प्रांत में उसी दरमियान गांधी के साथ जो वाकया हुआ कि वह डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर वहां उनके साथ जो कुछ हुआ आपसे छुपा नहीं है कि रंग भेद का शिकार हुए। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे, टिकट के साथ थे, वेशभूषा पश्चिमी थी, यानी एक तरीके से वह अपने आप में सूट बूट के साथ थे, हैट भी लगाए थे तिरछा, भाषा भी इंग्लिश के साथ थी, टिकट भी था, वेशभूषा भी थी, भाषा भी थी, नहीं था तो सिर्फ रंग। और यही वजह है कि टीटी के जब ये सब कहा तो कानून के जानकार भी थे, तो उन्होंने समझा दिया टीटी टिकट मजाक है क्या। टीटी समझ गया कि ये वैसे नहीं मानेंगे। मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर सामान सहित उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। कहा जाता है कि एक दौर में जब इस दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज ने गांधी को लात मारी, गांधी ने भारत में आकर अंग्रेजों को ही लात मारकर भगा दिया, अंग्रेजों भारत। तो जो नस्लवादी रंग भेद का जो पीड़ा है ना, गांधी ने वहां महसूस किया। और यही वजह है कि जब केस के सिलसिले में जो आए थे, केस वेस लड़े, जीत गए। ये भी एक शोध का विषय है कि आखिर, तो आपको बतलाएं कि वो जीत जो हुई उसका कारण ये नहीं था कि कोई बहुत तार्किक तरीके से कोर्ट में, जज ने कहा कि हम आपको एक मौका देते हैं कि आप कोर्ट के बाहर इनके बीच में अगर समझौता करा सकिए तो करा दीजिए। इस मामले में गांधी सिद्धार्थ थे कन्विंस करने, और फिर हो गया समझौता। अब इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि क्या, लेकिन जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वह भागवत गीता के विचारों से बहुत प्रेरित थे गांधी खुद, और कहीं कहीं कोट करते रहते थे। हो सकता हो कुछ समय तैयब और अब्दुल्ला को इस बात पे बोला हो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। ये दर्शन जिसको समझ में आ गया जिस दिन, उस दिन सारे अपने आप में विवाद समाप्त हो जाएंगे, और समझाने वाले की देर है, तो मामला खत्म हो गया। अब वहां के लोग ने कहना शुरू किया गांधी से कि थोड़ा रुक जाते, हम लोगों का भी थोड़ा सा मामला निपटा देते, बड़ा भेदभाव होता है। गांधी का याद मत दिलाओ, बताने की जरूरत नहीं है। और उनको लगा कि वैसे भी इंडिया में कोई ऐसा तो केस लंबित है नहीं, या बड़ी पूछ हो रही है, यहीं पर मामला करते हैं। अब यही एक लाइन समझिए आगे इस बात को, जब आप कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, गांधी ने रंग के दंश को महसूस किया था कि रंग भेद क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति भेद के दंश को महसूस किया था। इसलिए उनके चिंतन में जो केंद्र में था ना, वह उस जाति भेद को मिटाना चाहते थे। गांधी जो कि उस जाति समूह से नहीं जुड़ते थे, इसलिए कभी उस जाति भेद को महसूस खुद के स्तर पर नहीं किए। इसलिए जो अंतर आता है ना क्रियाकलापों में, आगे पढ़ेंगे यही चीज गांधी और अंबेडकर के बीच का, उसके अंतर का एक बड़ा बिंदु ये है
कि जहां गांधी हृदय परिवर्तन के माध्यम से जाति भेद को दूर करने की बात कर रहे थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर कानून के निर्माण के माध्यम से जाति भेद को दूर करने की बात करते थे। तो ले देकर मामला ये, दक्षिण अफ्रीका में जब रंग भेद का उन्होंने खुद दंश महसूस किया और जब वहां के लोगों ने इस बात को, चूंकि बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद थे जो यहाँ पर, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, वो गिरमिटिया शब्द ही आया एग्रीमेंट को ही, जो है जरा हिंदी में घिसते घिसते गिरमिटिया कहने लगे लोग। तो जो एक बधुआ मजदूर होते थे, एग्रीमेंट के तहत जाते थे, वही अब गिरमिटिया मजदूर कहला रहे हैं। ऐसे में गांधी वहां उनके रंग भेद के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र तैयार किए। तरीका देखिए, उदारवादी पिटीशन। उस प्रार्थना पत्र को लेकर पहुंचते हैं स्थानीय जो अधिकारी, कमिश्नर, और वह कहता है कि मिस्टर गांधी, अगर आपका काम यहां पर हो चुका हो जिस कार्य के लिए आए थे, तो आप चले जाएं। गांधी समझ गए कि यहां रुकना अब ठीक नहीं, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ था। लौट आए। फिर उन्होंने आकर अब लोगों को इकट्ठा किया और वह पद्धति असहयोग की, वह पद्धति बहिष्कार की, कि लोगों को एक कहा जाता था कि वे परिचय पत्र के लिए अपने पास रखें और उस परिचय पत्र के आधार पर पहली चीज तो आर्थिक शुल्क लिया जाता था उसको देने के लिए, दूसरी बात उनके कार्यों को भी उसके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रतिबंधित भी किया जाता था। वो एक आर्थिक शारीरिक शोषण का जरिया बना हुआ था। खुद वहां के नागरिकों के लिए वहीं के लेवल पर आने जाने के लिए यह प्रतिबंध थे। तो फिर गांधी ने एक तरीका निकाला और वो ये कहा कि हम सभी जिनके पास ये परिचय पत्र है वो अपने परिचय पत्र को जला दें। और फिर वह शुरू हो गया, हमारा परिचय पत्र हम जला रहे हैं, कोई कानून इसे रोक नहीं सकता। जैसे अपने पास जो डिग्रियां, मार्कशीट, अगर कोई चाहे तो जला दे, कोई रोकेगा क्या? जैसे आधार कार्ड है, जब चाहे जला दे। लेकिन यही तो है ना कि जब जहां उसकी जरूरत पड़ेगी फिर नहीं होगा उसके, तब फिर कोई कार्रवाई होगी। और जब समुदाय एक ऐसा करता है, इसको कहते हैं दबाव। और फिर गांधी लोगों के साथ, लोग यानी जन के साथ उसी अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं, और अब उस अधिकारी की भाषा और उसका व्यवहार भी परिवर्तित कि बैठिए मिस्टर गांधी, हम आपके इस पिटीशन को अपने उच्च अधिकारियों के पास भेजते हैं। उस दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत गांधी पहली बार अब इस बात को समझे कि एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति है जो बल से युक्त है। इस ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के सापेक्ष गांधी ने जनशक्ति को खड़ा किया। यानी ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति जो बल से युक्त थी, उस साम्राज्यवादी शक्ति के सामने गांधी ने जनशक्ति को खड़ा किया। और उस जनशक्ति को किस एक बल से युक्त किया? अहिंसा की शक्ति से युक्त।
तो गांधी का अहिंसा का यह सिद्धांत ये केवल इस आधार पर नहीं था कि कोई संत जिसको हम कहते हैं तपस्वी या सन्यासी, गांधी एक अब राजनीतिक संत की भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो अहिंसा की शक्ति से युक्त करना और इसको सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, और जिसका मतलब यही है कि उस सत्य के पथ पर अडिग रहना है और अन्याय और असत्य का विरोध करना है, लेकिन इसके साथ अहिंसा। एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति जो नितांत बल से युक्त है और उस देश के अंतर्गत की एक अशिक्षित निरक्षर जनता को किस बल से युक्त किया जा सकता है, तो फिर उसको अहिंसा के बल से युक्त किया जा सकता है। उसको साधन की पवित्रता के बल से युक्त किया जा सकता है। गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर बल दिया और यह कहा और बतलाया कि केवल साध्य के पवित्र होने से ही बात पूरी नहीं है, बल्कि साधन भी पवित्र होना चाहिए। यानी यहां साधन की पवित्रता का तात्पर्य केवल यह मत समझिए कि केवल साधन की बात हो रही है। साधन साध्य की पवित्रता और साधन साध्य की पवित्रता के स्तर पर भी बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसमें भी अगर किसी की पवित्रता को हमें प्रथम स्थान पर रखना है तो साधन की पवित्रता पर सर्वाधिक बल। उनके विचार से, उनके अनुसार यह साधन एक तरीके से बीज है और साध्य वृक्ष। यानी जो लक्ष्य है वह, जिस लक्ष्य को हम उस साधन से प्राप्त कर रहे हैं, साधन अगर हमारा ठीक होगा तो अपने आप में लक्ष्य भी ठीक होगा। बीज से इतर वृक्ष की कोई प्रकृति नहीं होगी। इसलिए साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देते हुए भी वे साधन की पवित्रता पर सर्वाधिक बल देते हैं। और यही वजह है कि उनका जो वैचारिक मतभेद हुआ लोगों से, उसमें एक बड़ा बिंदु था साधन की पवित्रता को लेकर। वह सुभाष चंद्र बोस चाहे क्यों न रहे, सुभाष चंद्र बोस के साथ वैचारिक मतभेद में यही बिंदु सामने आता है। दूसरी बात, मैकियावेली जैसे चिंतक जब ये बात कह रहे थे कि साधन और साध्य की बात करते हुए केवल उनका कहना था कि साध्य जो है पवित्र, साध्य महत्वपूर्ण है, उस साध्य को पूरा करने के लिए साधन चाहे जो भी अपनाए जाएं वो हमेशा अच्छे ही माने जाएंगे। गांधी मैकियावेली के चिंतन को नहीं, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत साधन की पवित्रता को लेकर चल रहे थे। यह साधन की पवित्रता उनको संत की भूमिका में लाता है कि ब्रिटिश मौजूद हैं, इसका तात्पर्य नहीं है कि हम वहां पर उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध हथियारों को उठाकर, मौका देखकर उनको किसी एक समूह के अंतर्गत ऐसे 10, 20, 50 लोग अधिकारी मौजूद हों और उनको मरवा दें। लक्ष्य आज भी नक्सलवादियों का सबसे प्रमुख है और बहुत अच्छा है कि विभेद नहीं होना चाहिए, श्रम का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साधन वो किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। कि सेना की, पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं और आप
बम से उड़ा दें। इसीलिए भारत के अंतर्गत इस साधन की पवित्रता एक नैतिक बल प्रदान करती थी। एक बड़ी अशिक्षित जनता को किसके माध्यम से हम इतनी बड़ी शक्ति के सामने खड़ा कर सकते हैं? आत्मबल। साधन की पवित्रता ये अपने आप में लोगों में आत्मबल प्रदान करती है। अब आप समझिए इसका मतलब कि हमें ये तो पता है कि हमारा लक्ष्य आजादी है, हमारा लक्ष्य अधिकार प्राप्त करना है, लेकिन हम इसके लिए किसी भी तरीके के उस साधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो सत्याग्रह से विपरीत जाता है। इसका मतलब कठिनाई सहेंगे ना, हमारे ऊपर वह बल का प्रयोग होगा, लेकिन हम बल का जवाब उस हथियारों से नहीं देंगे। इसका मतलब जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर एक संघर्ष की क्षमता पैदा होगी। आप समझिए इस बात को कि अगर कहते हैं कि पास होना एक लक्ष्य है, लेकिन पास होने के लिए नकल करने का एक मौका मिल सकता है। एक व्यक्ति नकल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इस बात को लेकर चल रहा है, नहीं, मुझे आ चाहे कम रहा हो, लेकिन हम नहीं करेंगे नकल। इससे क्या होगा? वह व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ेगा और इसके लिए वह क्या करेगा कि अगली बार और पढ़कर बैठना चाहेगा। तो उस समाज के सामने अगर किसी को खड़ा होना है, टकराना है, तो उसके अंदर आत्मबल तो होना चाहिए। तो एक सरकार जो इस बल से युक्त है, अनैतिकता के अपने क्रियाकलापों से युक्त है, उसके सामने लोगों को अहिंसा के मार्ग पर लाने के लिए जरूरी है उसको कम से कम पहले साधन की पवित्रता जैसे हम मूल्य देकर आत्मबल से युक्त करें। तो गांधी का इसलिए कहा जा रहा है ना कि ये मामला जो है एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो उस साम्राज्यवादी शक्ति के सामने निडर होकर खड़ी रह सके, वरना बगल में पुलिस गुजर जाती है तो लोगों के लिए मुश्किल है। अंदाजा लगाइए उस दौर के ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के सामने। आज के दौर के अंतर्गत ये स्थितियां हैं कि अगर पुलिस बीट कर्मी खाली पहुंच जाए कहीं तो लोगों के लिए असहजता होती, लेकिन जो मैंने कहा आत्मबल, अगर वो गलत नहीं और गलत करने के लिए कोई दिमाग में बात नहीं, तो फिर अपने आप में संघर्ष की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो गांधी ने ये लोगों के अंदर इस भावना से, अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, साधन की पवित्रता के माध्यम से ये कार्य किया और जनशक्ति लगातार बढ़े, इसी के लिए उन्होंने वर्ग समन्वय पर बल दिया। जनशक्ति को बढ़ाने के लिए, जनशक्ति को बढ़ाने का मतलब यही था कि वह चाहे किसान हो, वह चाहे जमींदार हो, वह चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, शिक्षित हो या शिक्षित हो, स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि इसी जनशक्ति से ही तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति को झुकाया जा सकता है। और तब उन्होंने स्पष्ट किया इस बात को कि अहिंसा की शक्ति दरअसल भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की एक कला है। यानी एक व्यक्ति अगर लगातार अहिंसा के अपने साधन पर अडिग है तो अंततः सामने उस हिंसा की शक्ति को झुकना पड़ेगा, और वही हुआ। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो इस भौतिक शक्ति से युक्त था, बड़ी सेनाएं थीं, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, संचार के साधन थे, बहुत कुशल उनके अधिकारी थे, सैन्य प्रतिभा से युक्त थे, लेकिन इस अर्धनग्न फकीर के आगे और उसके साथ जुड़ी हुई जनशक्ति के सामने वे नतमस्तक हुए। तो गांधी का जो विचार था, गांधी की जो रणनीति है, वो दरअसल दक्षिण अफ्रीका में निकल रही थी। और यही वजह है कि गांधी वहां पर जब देखते हैं इस बात को कि आंदोलन लंबा चल रहा है, तो उनकी समझ है
कोई आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक समझ। आंदोलन में जनता की अपनी सहभागिता वह अनंत काल तक के लिए नहीं होती है, क्योंकि जनता की ऊर्जा भी सीमित होती है। इसलिए जनता स्वयं आंदोलन में आना बंद कर दे, इससे पहले आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। तो इसलिए वह समझौता का अवसर तलाशते थे। आंदोलन को स्थगित करने का कोई न कोई, जिसे बहाना कह लें आप, कोई रीजन उपलब्ध हो जाए तो स्थगित कर दिया जाए। वहां पर स्वयं दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने 1908 में, उस दौरान जब ये परिचय पत्र वाला मामला आया, इसके पश्चात उन्हें वहां पर रियायत मिल गई थी कि परिचय पत्र रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। फिर इसके पश्चात नागरिक अधिकारों की मांग शुरू करवा दिया लोगों ने कि नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। उस दौरान आंदोलन चलाया और आंदोलन अब चल रहा है और लंबा समय हो गया। तो गांधी का जो मनोवैज्ञानिक पकड़ और समझ थी वो यही थी कि आंदोलन कोई लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, अतः आंदोलन में एक ठहराव का समय भी आएगा। तो फिर उस समय जनरल स्मट्स के मौखिक आश्वासन पर आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया। जब आंदोलन स्थगित हो गया दक्षिण अफ्रीका में, तो उनके साथ जुड़े हुए लोग इस बात को नहीं समझ पाते थे। उनको लगा गांधी ने धोखा दे दिया, अगर देसी भाषा में कहा, और यही वजह है कि आक्रोश बढ़ता है ऐसे, और गांधी पर हमला भी हुआ। उस समय गांधी ने अपने जीवन का एक निष्कर्ष निकाला, और वो ये, कार्य चाहे कितना ही अच्छा करो, समर्थक और आलोचक सदैव रहेंगे, अतः अपने कार्यों को रोकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गांधी इस पूरी दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में जो चीज कर लिए, उसका अनुप्रयोग वह भारत में कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी उस समय के भारतीय नेताओं के लिए आश्चर्य का विषय हो सकती है, गांधी के लिए एकदम नहीं थी, क्योंकि गांधी तो इस पद्धति से युक्त थे। यहां पर खड़े होकर गांधी यहां तक की स्थितियों को देख पाते थे। रणनीति ये होती है, यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति गांधी को यहीं तक देख पा रहा है, उसके लिए बड़ी अबूझ पहेली है। क्यों? मैंने कहा ना कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में जिन चीजों का अनुभव कर चुके थे, प्रयोग कर चुके थे, उनको अपने साधन को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर कोई संशय पैदा ही नहीं था। इसलिए यहां पर जब यह असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को यह आश्चर्य हो रहा, आखिर एक क्षेत्र में छोटी सी घटना ये हो रही है, और इस दौरान इतना जनता जुड़ी हुई है, उत्साह इतना है, और अब हम लगभग आजादी पाने वाले हैं, और अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। दरअसल पूरी गांधी की इस पद्धति और रणनीति को इस ग्राफ के माध्यम से समझा जा सकता है कि गांधी ने दरअसल, जिसे कहा जाए 1920-22 के समय में, यह आंदोलन का सक्रिय दौर असहयोग आंदोलन, और फिर 1922 में आंदोलन स्थगित कर दिया। इसका मतलब यह है यह निष्क्रिय दौर आ गया। तत्पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन, सक्रिय दौर है। गांधी इरविन समझौता हो गया,
1931 में, और फिर आंदोलन स्थगित। यह निष्क्रिय दौर आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो कभी स्थगित ही नहीं हुआ। इस गांधी के पूरे क्रियाकलाप को अगर समझें तो इसको कहा जा रहा है कि राजनीतिक स्तर पर सक्रिय और निष्क्रिय दौर में विश्वास रखते हुए संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को लेकर चलने वाले गांधी जनता की लगातार आंदोलन में शामिल होने की दशा नहीं होती, ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए विराम चाहिए होता है। अगर स्वयं जो है जनता आना बंद कर दे आंदोलन में, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे समय बढ़ते जाता है जनता की निराशा बढ़ती, निराशा में उग्रता अपने आप आएगी, ईंटा पत्थर लोग उठाने लगेंगे, फेंकने लगेंगे। और अगर ऐसी थोड़ी भी हिंसा हुई तो सरकार तो हमेशा इस बात के लिए तैयार है कि कानून व्यवस्था के बनाने के नाम पर वह तुरंत बल का प्रयोग करेगी। अपने आप लोगों की सहभागिता और कम होती जाएगी और आंदोलन स्वयं समाप्त हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। इसलिए क्या करो, आंदोलन को स्थगित कर दो। तो अब देखिए यह 20, 30 और 42 तो आंदोलन का सक्रिय दौर चल रहा था। एकदम भारत की जनता असीम उत्साह से युक्त थी, लेकिन गांधी को समझ में आ रहा था कि उत्साह धीरे धीरे, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 वर्ष के बीच हम अलग से पढ़ेंगे सहयोग आंदोलन, 1 वर्ष में स्वराज दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो एक संयुक्त प्रांत के अंतर्गत चौरी चौरा क्षेत्र में हिंसक घटनाएं होती हैं और गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि ऐसा वे कर चुके थे, उनको पता है। तो अब आंदोलन स्थगित हो गया, निष्क्रिय दौर आ गया, विराम का दौर आ गया। लेकिन इस दौरान ऐसा नहीं है कि विराम के दौरान छुट्टी बिताने चले गए। ये निष्क्रिय दौर में रचनात्मक कार्य होते थे, और रचनात्मक कार्य का तात्पर्य है लोगों से जुड़ने का। तो लोगों से जुड़ने का मतलब कि अब हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, अब हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, चरखा चलाने की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, वह छुआछूत के विरुद्ध बात कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं। लोगों से जुड़ना। अब भारत में लोग कहां रहते थे, अब आप समझ पाइए। इसलिए गांधी का क्रियाकलाप का जो क्षेत्र होता था वह ग्रामीण इलाका हो जाता था, किसानों के साथ, जन समुदायों के साथ, आदिवासियों के साथ मैसेज पहुंचे, क्योंकि जनशक्ति से ही साम्राज्यवादी शक्ति को झुकाया जा सकता है। तो रचनात्मक कार्य करने निकल गए। अब देखिए राजनीतिक आंदोलन स्थगित है, राजनीतिक क्रियाकलाप स्थगित हो गया। सरकार को क्या लग रहा है, आंदोलन स्थगित हो गया, गांधी जेल में बंद हो गए, रिहा होते हैं, चुपचाप इसके बाद शांति से इधर उधर यात्रा करते हुए लोगों के बीच में अपनी उस छवि को स्थापित करना कि हम लोगों के बीच के। तो ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण समुदायों के बीच में संपर्क, और तत्पश्चात इसको कहा जा रहा है कि अब जनता उनके साथ जुड़ रही है। नेता नहीं है, जनता लेकिन जुड़ रही है उनके क्रियाकलापों से, विचारों से। अंग्रेजों को लग रहा है कि मामला समाप्त हो गया, गांधी को पता है कि जरा जमीन तैयार कर लें, क्योंकि फिर अब बीज बोने का समय आ गया।
1930 नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आह्वान किया कि नमक कर का उल्लंघन करना है, नमक कानून का उल्लंघन करना है। पहले की तुलना में जनता बड़ी संख्या के साथ गांधी के इस आह्वान में सामने आई। अब ब्रिटिश आश्चर्यचकित थे कि अरे भू राजस्व में कमी की कोई बात होती समझ में आता, नमक कर बहुत कम है, लेकिन जनता को मोबिलाइज करना था इस मुद्दे पर, और नमक का मुद्दा बड़ा केंद्रीय मुद्दा था। पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में विस्तार से। तो इसलिए बड़ी संख्या में अंग्रेज इसलिए आश्चर्य कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कहां से, उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन ये जो निष्क्रिय आंदोलन के दौर में गांधी ने रचनात्मक कार्य करने की परंपरा का निर्वहन किया, उससे ये जन सैलाब उभर रहा है। और फिर पता है कि जन आंदोलन में जनता की शक्ति अनिश्चित काल तक नहीं होती, तो फिर क्या करना है? गांधी इरविन समझौता करके गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए, फिर सुभाष बाबू के फालतू की बात करते हो बार बार, लोग नहीं समझ पा रहे। और गांधी को यह है कि आखिर जब स्वतंत्रता आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चलकर चल रहा है तो ये लंबा चलेगा। समझौता हुआ, फिर गांधी आए, गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, हरिजन यात्रा कर रहे हैं, दलित उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड जो आया था मैकडोनल्ड के माध्यम से, दलित पृथक निर्वाचन, उसको निरस्त करा रहे हैं। और तत्पश्चात 1942 का समय, और फिर अब की बार नहीं, मोदी सरकार ने नारा दे दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देखिए, ये है जन आंदोलन का क्रमिक विकास, क्योंकि गांधी को इस चीज का अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिज्ञान भी है, अब भारत के राष्ट्रवाद की अपनी वह समझ भी है कि यहां से यहां तक की जनता अभ्यस्त हो चुकी है गांधी के अपने उन सिद्धांतों के तहत। तो इसलिए क्या करो, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जो जो बयान देंगे सुनकर आपको लगेगा कि क्रांतिकारी हो गए क्या बाबा। मतलब ये सब अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन इस बात को समझे, वहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतलब जो गांधी वर्ग समन्वय की बात करते थे, वहां पर एकदम उनका मतलब कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में गांधी एक अलग मिजाज में थे, और मिजाज ये था, वो कह रहे थे कि जमीन उसकी है जो उसे जोतता है, और अगर जमींदार किसान का सहयोग कर रहे हो तब तो ठीक है, वरना किसान किसी प्रकार का कोई कर न दे। अब सोचिए जरा, आह्वान कर रहे हैं सीधे सीधे, भारतीयों के प्रत्येक वर्ग को निर्देशित कर रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि सैनिक जो है ना, वह सेना से त्यागपत्र न दें, लेकिन भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। सरकारी सेवक नौकरी से त्यागपत्र न दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दें, जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, पूरी तरह टकराने के मूड में। और फिर हो रही हिंसा को लेकर जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके प्रतिनिधियों ने कहा कि माफी मांगिए, तो उन्होंने सीधे सीधे बतलाया, माफी, ये तो ब्रिटिश राज्य की क्रिया के विरुद्ध स्वाभाविक जन प्रतिक्रिया है। न्यूटन थर्ड लॉ बतला दिया उन्होंने। अंग्रेजों को लगा कि बताओ कि बाबा क्या क्या बताएंगे। यही वजह है 42 की यात्रा क्यों ऐसे ही बातें हो रही हैं। जनता को अब केवल एक लाइन में समझ पाइए, अगर यहां पर एक 10 वर्ष का बालक रहा हो, उसको इस पद्धति से युक्त करना है।
और 42 तक आते आते वह वयस्क हो गया। अब उसे जो है उंगली पकड़ कर चलाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने कि यदि नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो जनता अपना नेतृत्व स्वयं करे और विवेकपूर्वक कार्यवाही करे। यही वजह है भारत छोड़ो आंदोलन कभी स्थगित। तो ये आंदोलन का क्रमिक विकास है। इसलिए गांधी की रणनीति को समझे बगैर आंदोलन के संदर्भ में कोई बात को लिख पाना वो संभव नहीं। और फिर सारा कुछ करते रहे, बावजूद इसके भारतीय राजनीति में गांधी कुछ स्थानों पर विफल रहे। और उसका कारण यही है, दक्षिण अफ्रीका में जिस चीज का जो है परीक्षण कर लिए थे प्रयोगशाला में रहकर टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, उसको लेकर उनको कोई संशय नहीं रहा। लेकिन भारत में जब उनको किसी नई ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा, उसको लेकर वो लगातार प्रयोग करते रहे, लेकिन वह प्रयोग उनका यहां सफल नहीं हुआ। और वह बिंदु था सांप्रदायिकता को लेकर, और उसी सांप्रदायिकता के आधार पर हो गया भारत का विभाजन। क्यों ऐसा है, अब यही चीज समझने की है कि जिस एक सांप्रदायिक राजनीति को रोकने में गांधी विफल रहे, यह सांप्रदायिक राजनीति को रोकने में गांधी विफल है। क्यों विफल हैं? क्योंकि गांधी के भारत आगमन से पहले ही 1909 के इस अधिनियम के माध्यम से भारत में मुस्लिम पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक राजनीति का आरंभ गांधी 1915 में भारत आ रहे हैं। यानी भारत आगमन से पहले ही भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक राजनीति का शुभारंभ हो चुका है। तो क्या करेंगे? अभी वो कोई एक्टिव भूमिका निभाना भी नहीं शुरू किए कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर वहां पर मुस्लिम पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया। एक बार अगर सांप्रदायिक राजनीति चल गई तो वह आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं लौटेगी। क्योंकि जिसको एक बार आपने अधिकार संपन्न बना दिया, उसका अधिकार अगर आप छीनते हैं तो वह वर्ग अपने आप में उग्र हो जाएगा। तो इसलिए गांधी अगर इस समय आ रहे हैं तो इसका मतलब चली आ रही सांप्रदायिक राजनीति बढ़ती गई। गांधी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। खिलाफत आंदोलन इसी रोकने का प्रयास है, हिंदू मुस्लिम एकता करना, हिंदू मुसलमानों के बीच में सहयोग समन्वय स्थापित करना। लेकिन उसका परिणाम और नकारात्मक होता जाएगा। गांधी अंततः आकर एक लाइन बोल गए कि आखिर विभाजन मेरी लाश पर होगा। लाश गिरी नहीं और विभाजन हो गया। इसका मतलब उसी सांप्रदायिक राजनीति को रोकने में गांधी विफल रहे, जिसका परिणाम भारत विभाजन के। वरना उस विभाजन के दौर में भी, विभाजन के विरुद्ध भी आखिर उपवास करना और साथ में हिंदू मुस्लिम दंगों में मारे जा रहे लोगों के प्रति जो उनका एक विरोध आक्रोश था, उसको लेकर वो नोआखोली में पैदल यात्रा कर रहे हैं। माउंटबेटन उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कह रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति उस पागलपन के दौर में भी इतना साहस रखता था कि निकल गया। तो गांधी भारतीय राजनीति में
इस बिंदु पर विफल रहे। विफलता का कारण भी स्पष्ट है और वो यही है। अगर यहीं पर दूसरा एक संदर्भ लें कि भारत में उनके आगमन के पश्चात जब ब्रिटिश सरकार ने 1932 में दलित पृथक निर्वाचन लाया, जैसे मुस्लिम पृथक निर्वाचन लाया था वैसे ही दलित पृथक निर्वाचन लाया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने यह जो है पारित किया प्रावधान, और फिर सितंबर में गांधी उपवास पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए, जेल में ही, यरवदा जेल में रहते हुए, और अंततः डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट करने के उपरांत सरकार ने दलित पृथक निर्वाचन को निरस्त कर दिया। यानी गांधी के आगमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने जब एक दलित जो है सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत करना शुरू किया तो अंततः वह सफल नहीं हो पाए। यहां पर जो मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत गांधी के आगमन से पहले हो चुकी थी, दरअसल वह आगे अब बढ़ रही है। गांधी रोकने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके पास ऐसा कोई इजाद फार्मूला नहीं था जैसा अन्य चीजों के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका में था, इसलिए इस बिंदु पर नितांत गांधी असफल रहे, विफल रहे। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर बावजूद इसके गांधी इसलिए महान बन जाते हैं क्योंकि हर देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जिसने नेतृत्व किया और वह जीवित रहा, उसके पश्चात उसने पद जरूर प्राप्त कर ली। वह चाहे मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो, चाहे हो चिन मिन की बात हो, या जॉर्ज वॉशिंगटन की बात, पूरे इस परिदृश्य में गांधी अकेले जिसने पद प्राप्त नहीं किया। गांधीवादी नेता लोग सब पद प्राप्त करते गए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में जेल में बंद थे, रिहा हुए, चुनाव लड़े, राष्ट्रपति बने। अकेला एक व्यक्ति है जिसने सत्ता को कभी अपने करीब आने नहीं दिया। और क्या चाहिए? मतलब एक व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः जन के लिए था, परिवार के सदस्यों के लिए, पुत्रों के लिए, संबंधियों के लिए, संपत्ति की विरासत छोड़ नहीं गए। कभी ये नहीं किया कि हमारा छोरा है, कांग्रेस कार्यकारिणी में घुसा देते हैं, किसी प्रांत का बना देते। समझ रहे हैं? इसको कहा जाता है सार्वजनिक जीवन में शुचिता। और यही वजह है गांधी की अपनी रणनीति, उनकी विचारधारा, वो अपने आप में जो रणनीति है, उसी रणनीति को हम कहीं ना कहीं इस भाव के साथ देखने लग जाते हैं, संत वाली रणनीति। राजनीतिक क्रियाकलाप करते करते वो व्यवहारिक जीवन में एकदम से संत हो गए। देश दुनिया के स्तर पर भारत की बहुसंख्यक आबादी जिस वेशभूषा में रहती थी, उस वेशभूषा को अपनाया ताकि जन के नेता बन सके। और यही वजह है कि गांधीवाद, ये वाद कहने से लगता है कि किसी अब एक खेमा हो गया तैयार, नहीं, जीवन शैली है, आचार विचार की बात है। इसलिए गांधी को एक आदर्शवादी विचारक कहा जाता है, क्योंकि इनके विचारों को अपनाना आसान, लेकिन एक व्यक्ति ने ला कर दिखा दिया। इसी बिंदु पर आकर अगर इन तीन व्यक्तियों का नाम लें कि बुद्ध, अशोक और बीच में अकबर और फिर गांधी, महान कौन? तो इसमें मुद्दा यह नहीं है कि गांधी महान है इसलिए बाकी बेकार हो गए, नहीं। किसी का भी आप लीजिए, सब महान है। महान का तात्पर्य यही है कि जिसे अपने समय की समझ हो, और उस समय की समझ का मतलब कि समय की समस्या को पहचाने और समस्या का समाधान प्रस्तुत करे, और वह समाधान न केवल उसके काल में जो प्रासंगिक हो बल्कि आज भी प्रासंगिक हो। बुद्ध ने अपने समय की समस्या को समझा और जो विचार दिए, अष्टांगिक मार्ग की मानव स्वयं के प्रयत्नों से जो है अपने दुखों को दूर करेगा, उसके लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। मध्यम मार्ग
अहिंसा उपदेश था, वह उपदेशक थे, उपदेश दे रहे थे। अशोक प्राचीन काल के अंतर्गत रहते हुए उस समय निरंकुश शासन के दौर में जिसके पास तलवार की शक्ति होती थी, तलवार म्यान में नहीं रखता था। लेकिन अशोक ने जो है तलवार की शक्ति से युक्त होने के बावजूद भी धम्म की नीति का प्रतिपादन करते हुए जियो और जीने दो की बात कर दी, तो फिर उसे वह अपना रहा। अकबर ने भी सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया, सभी के साथ शांति की बात, यह अलग बात है, नरसंहार भी करता रहा। लेकिन ये अशोक और अकबर जो भी कर रहे थे अपनी सत्ता के लिए कर रहे थे। उनके पास राज्य की मशीनरी थी। गांधी औपनिवेशिक शासन के दौरान शासित हो रहे थे, गुलाम देश के अंतर्गत रहते हुए उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, केवल थी तो जनता की शक्ति और जनता का विश्वास। बुद्ध ने जो उपदेश दिया, गांधी ने उसे जी कर दिखला दिया व्यवहार में कि क्या होता है सम्यक कर्मांत, क्या होता है सम्यक आजीव और क्या होता है सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। तो अष्टांगिक मार्ग का वह पालन करते हुए दिखला दिए, अहिंसा की बात को अपने जीवन में उतार दिए, और वो भी एक राजनीतिक क्रियाकलाप। घर बार छोड़कर संन्यास लेकर उपदेश देने निकल जाते तो गांधी महान नहीं कहलाते। उसी राजनीति के अंतर्गत रहकर, राजनीति के अंतर्गत रहने का मतलब समझिए, इतने दबाव, इतने तरीके के प्रलोभन, इतने तरीके के आकर्षण पहलू होते हैं, लेकिन सबको दरकिनार करके अपने उस मूल अवधारणा पर टिके रहना कि साधन की पवित्रता, वह अहिंसा। इसलिए गांधी निर्विवाद रूप से महान ठहरते हैं। तो कुल मिलाकर जो कथा सुन रहे हैं ना, तो गांधीवाद का ये मैंने इसलिए विस्तार इतना किया कि ताकि जब आंदोलन पढ़ें समझें तो आसान रहे आपके पास। ठीक है।